ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। गैलिना विश्नेवोस्का रूसी ओपेरा मौसीकी की एक ऐसी नामवर गुलकारा हैं जो एक ज़माने तक रूस में अपने फ़न का जादू जगाने के बाद अमेरिका मुंतकिल हो गईं और वहाँ जाकर अमेरिकी कौमी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की डायरेक्टर मुकर्रर हुईं। कम्युनिस्ट दौरे हुकूमत में जमहूरी अक़दार की हिमायत करने वालों की खुलेआम मदद करने के लिए उन्हें और उनके शौहर को रूस में काफ़ी सताया गया। आर्ट और अदब जैसे मैदानों में तख्लीकी आज़ादी की जद्दोजहद गैलिना की खुद नविश ज़माने की बुनियादी कलीद है। जमहूरी अक़दार और इजहार की आज़ादी के फ़रोग़ और आबियारी में उनकी खिदमात रूसी मज़ाहमती अदब के ताबिंदा दौर की एक बेहतरीन मिसाल है। तो आइए सुने गैलिना विश्नेवोस्का की खुद नविश सवाने पर मबनी जनाब दानिश इकबाल का तरतीब करदा ड्रामा एक गीत की आप बीती। मुझे आज भी 1952 के मौसम बहार का वो रोशन दिन अच्छी तरह याद है, जब मैं लेनिनग्राद की मरकजी सड़क पर बेफिक्री से चहलकदमी कर रही थी। वहाँ गर्मी के मौसम का एक बागीचा है, जिसके सामने की इमारत अदाकारों की इमारत कहलाती है। जैसे ही मैं उस इमारत के सामने आई, वहाँ सामने एक बैनर लगा था। बड़े बड़े लफ्जों में लिखा था, सोवियत यूनियन के बालशोई थिएटर की जानिब से गुलकारों के ऑडिशन के लिए आपका खैर मकदम है। ये किस किस्म का ऑडिशन है? अरे इस साल गर्मियों में बालशोई थिएटर के नुमाइंदे रूस के तकरीबन सभी बड़े शहरों में गुलकारों का ऑडिशन कर रहे हैं। इस ऑडिशन की शुरुआत मुकामी शहरों में हो रही है, लेकिन ऑडिशन का दूसरा और तीसरा दौर मॉस्को के बालशोई थिएटर में होगा। ऑडिशन में कामयाबी से कुछ नहीं होता। अभी तो फॉर्म भरना है, तफ्तीश होगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़? नहीं नहीं, कोई नहीं। गड़बड़ क्या होगी? हाँ, वो एक माह बीत गया, कोई खबर नहीं आई। कंगाली के दिन थे। अचानक अचानक मुझे टेलीग्राम मिला। बालशोई थिएटर के नौजवान ग्रुप के लिए तुम्हें मुंतखब कर लिया गया है। ये वो दौर था जब स्टालिन अपने मुखालफिन का सफाया कर रहा था। स्कूल में टीचर हमें अखबार पढ़कर सुनाते। हमें हर वक्त याद रखना होता कि स्टालिन ने मुल्क के दुश्मनों और गैर मुल्की जासूसों का पर्दाफाश कर दिया है। स्टालिन, स्टालिन, स्टालिन। हर शख्स को सबसे ज्यादा स्टालिन से मोहब्बत जतानी होती थी। गलीना, एक बात बताओ, तुम कब तक यूं ही एक दोस्त के घर से दूसरे दोस्त के घर भटकती फिरोगी? क्या करूं? मुझे हर वक्त बेपनाह तन्हाई का एहसास होता है और यूं लगता है कि जैसे जैसे दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली बेसहारा हूँ। मेरा कोई घर नहीं। ओह, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। 17 साल की लड़की को कभी तन्हाई की शिकायत नहीं हो सकती। वही करो जो सब करते हैं, शादी कर लो। हाँ? शादी? आखिरकार इस अकेलेपन से तंग आकर मैंने मैंने शादी कर ली। मैं 1944 के मौसमी गर्मा में नौजवान मल्ला
जियोजी बिश्ने वस्की की बीवी बन गई। लेकिन एक ही हफ्ते में मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि मैंने शादी करके सख्त गलती की है। सुनो गलीना, मैं नहीं चाहता कि तुम गाओ या पढ़ो या किसी भी प्रोग्राम में अपना फन पेश करो। लेकिन मुझे लेनिनग्राद के ओपेरेटा थिएटर में काम मिल गया है। सुनिए, मैं भी कमाऊंगी तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं गाओगी। नहीं, मैं गाऊंगी ना। फिर वही बात, मैंने कहा ना नहीं गाओगी तुम। मैं गाऊंगी। नहीं गाओगी तुम। मैं गाऊंगी, मैंने कहा मैं गाऊंगी। हाँ। ओपेरेटा थिएटर में मैं लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। मौसीकी के ज्यादातर प्रोग्राम्स का आगाज मेरे ही गाने से होता, लेकिन रूमानी गीतों में मेरे गले से अब बुलंद आवाज नहीं निकल पाती थी। इस कंपनी में तकरीबन 4 साल काम करने के दौरान मैंने सैकड़ों प्रोग्राम्स में अपने फन का मुजाहरा किया। मैंने अपने ग्रुप के एक हिदायतकार माइक एलिच रॉबिन से फिर शादी कर ली। शादी के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। घर, खानदान और देखभाल करने वाला प्यारा सा शौहर जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन दरअसल मेरी जिंदगी तब बदली जब वीरा निकोलाई नौ से मेरी मुलाकात हुई। मैं रोज सुबह सवेरे सबक लेने उनके घर पहुंच जाती। एक दिन अचानक पढ़ाना छोड़कर वो मुझे टिकटिकी बांधकर देखने लगी। वीरा निकोलाई, आप मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? तुम्हारे माथे पर सितारा है। हाँ? तुम कुछ बहुत बड़ा करोगी। तुम पूरी दुनिया के दिलों पर राज करोगी। मैं बेतहाशा रियाज में लगी रहती। बस इसी दौरान यकायक मुझे बेहद थकान का एहसास होता। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो एक्सरे किए गए। देखिए मादाम गलीना, ये एक्सरे बताता है कि फेफड़े के आधे हिस्से में जख्म हो गया है और हंसली के नीचे फेफड़े में सुराख है। जी? हाँ, आपको टीबी है जो काफ़ी फैल चुकी है। नहीं। और इसका वाहिद इलाज है कि फेफड़ा निकाल दिया जाए। तो क्या ऑपरेशन के बाद मैं गा सकूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैं नहीं गाऊंगी तो भी तो मैं मर ही जाऊंगी ना। इसलिए डॉक्टर, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। अरे नहीं करवाऊंगी मैं ऑपरेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जा रही हूँ। सुनिए, जा रही हूँ मैं। डॉक्टरों ने साफ लफ्जों में बता दिया था कि मैं गाना बिल्कुल ना गाऊं। डॉक्टरों के इस मशवरे का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं चुपचाप जंगल में निकल जाती और वहां घास फूस इकट्ठा करके आग जलाती और उसके पास खड़ी होकर होशन जा से मारखा की कॉम्पोजिशन गाती। गाते गाते मुझे लगता कि मेरी तवानाई लौट रही है और मैं इस हकीकत का ऐलान चीख चीख कर दुनिया के सामने करना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि मेरी बीमारी खत्म हो गई है। हाँ, मेरी बीमारी खत्म हो गई है। मेरी हंसली के नीचे का सुराख भर गया। डॉक्टरों की नजर में ये मौजदा था। वीरा निकोलाई नौ से 2 साल तक मौसीकी की तालीम हासिल करने के बाद
अब मैं बालशोई नौजवान ग्रुप में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मुझे तो इब्तिदा ही में ऐसा सुनहरी मौका नसीब हुआ जिसका तस्वुर कोई नई गुलकार नहीं कर सकती थी। इसके बाद मेरी जिंदगी बालशोई थिएटर की चारदीवारी में कैद हो गई। सिर्फ सोने के लिए मैं घर जाती। एक दिन शोबाई मुलाजमत में फोन करके मुझे तलब किया गया। मादाम गलीना, मैं केजीबी में मेजर हूं और ये है मेरा आई कार्ड। गलीना, तुम एक अच्छी गुलकारा हो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये मुल्क दुश्मनों से घिरा है। हर रूसी का फर्ज है कि वो इन दुश्मनों को ढूंढ निकाले और मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारों से ताउन करे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम चंद लोगों पर नजर रखो। अब पियानो प्लेयर पेतोनिन से तुम्हारे दोस्ताना मरासिम हैं? जी, हमें पता चला है कि वो सोवियत निजाम के खिलाफ बातें करता रहता है। हमें बाखबर जरिए से इतला मिली है कि पेतोनिन शतरंज के खिलाड़ी समजलाव का दोस्त है, जो हाल ही में गैर मुल्की दौरे से वापस आया है। ये पता लगाओ कि समजलाव ने पेतोनिन से क्या क्या बातें की। बहुत जल्द मेरा तारुफ सदर निकोलाई बिल्गानेन से हुआ। मैंने उनसे शिकायत की और उन्होंने मुझे मकड़ी के इस जाल से बाहर निकाल दिया। हाँ, अब ये बात और है कि बाद में इस मदद की कीमत वो मुझसे तलब करने लगे। बिल्गानेन वजारती काउंसिल के सदर थे। कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के पहले सेक्रेटरी निकिता एस ख्रोश्चेव से भी मेरी वहीं मुलाकात हुई। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में स्लाव आया, स्लाव जो मेरा हम उम्र था। मैं तुम्हारे पैर चूम सकता हूँ? हाँ? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत हैं। स्लाव, लो चूम लो। हाँ? अरे बस। अरे बस कैसे? मैं इन्हें रोज सुबह और शाम चूमना चाहता हूँ, जिंदगी भर चूमना चाहता हूँ। वैसे क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? तुम तो मेरे अंदाजे से ज्यादा समझदार हो। मेरी और स्लाव की शादी के चंद दिनों बाद ही कल्चरल शोबे का फोन मिला। हेलो। हेलो। हाँ गलीना जी। आज बिल्गानेन की 60वीं सालगिरह है। शहर से बाहर उनके दाचे यानी फार्म हाउस पर तकरीब होगी। आधे घंटे में कार तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। ठीक है। तकरीब में उस सालगिरह तकरीब का बर्थडे बॉय मुझे देखकर बेहद खुश हुआ और अपने बाजू में मुझे जगह दी। तमाम हाज़रीन मुझे मानी खेज नजरों से देख रहे थे। मैं बिल्गानेन और ख्रोश्चेव के दरमियान थी। बिल्गानेन ने तभी मेरे कान में सरगोशी की। मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे बताया गया कि तुम अब वहाँ नहीं रहती। कहाँ भाग गई हो? जी मैं भागी नहीं है? मेरी शादी हो गई है। अच्छा, अगर सच है तो मुबारक हो। और उस रात के बाद मुझे हर रोज दावत मिली। इन मौकों पर खूब शराब पी जाती। स्लाव, तुमने मुझसे पहले ही इस पर हक जमा लिया, क्यों? ये सच है जनाब,
क्या तुम इससे मोहब्बत भी करते हो? हाँ हाँ, मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। नहीं नहीं, तुम भला इससे कैसे मोहब्बत कर सकते हो? तुम अभी बच्चे हो। जानते भी हो कि मोहब्बत क्या होती है? हैं? हैं? अब मैं इससे मोहब्बत करूंगा। हैं? देखो सलाम, तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए कि मैं इसे अक्सर बुलाया करता हूँ। हैं? मुझे इससे जी भर मोहब्बत कर लेने दो। तुम जवान हो और तुम्हें जिंदगी में बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। एक रात पिलगानेन के घर से शराब पीकर लौटने के बाद स्लाव मुझसे लड़ने लगा। गलीना, गलीना, वो बुढ़ा तुम्हें जिस तरह देखता है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्लाव, समझो। अब वहां कभी नहीं जाऊंगा गलीना, कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें शायद वहां जाना और अपने नए जार का इजहार मोहब्बत सुनना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है स्लाव। ये नहीं सोचती कि ये हालात मेरे लिए कितने तौहीन आमेज हैं। ओ स्लाव, स्लाव। हेलो गलीना, मैं खुद तुम्हें तकरीब में हिस्सा लेने के लिए दावत दे देता हूँ। आप अपने आप को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? मैं लोगों की कानाफूसी से तंग आ चुकी हूँ। सुनिए सुनिए, मैं आपकी तकरीबात में गाना नहीं चाहती। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप ये एजाज मुझे ना बख्शें। बस बस, अब रुखसत। अलविदा, अलविदा। सुनती हो, खरोश चीफ ने आज एक अहम ऐलान किया है जो हम लोगों को पहले से मालूम था। यानी कि स्टालिन जल्लाद, बुज़दिल, मुजरिम और पागल था। और मालूम है, मुमताज़ अजीब, अलेक्जेंडर सोलजनस्तीन भी कैद से रिहा कर दिए गए हैं। ये तो खुशी की बात है ना? लेकिन वो बीमार हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो एक अजीम राइटर हैं। अपने पहले नावल से उन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत मिल रही है। हाँ, सोवियत अखबारों और रिसालों ने भी उनके नावल को सराहा था। क्योंकि इस नावल में स्टालिन के अहद में रूसी अजियत खानों का मुअस्सर बयान तफसील से किया गया है। इसी नावल पर स्टालिन अवार्ड के लिए उनका नाम तजवीज़ हुआ था। ओहदेदारों ने अपनी राय बदल दी और उन्हें हुकूमत की नवाजिशों से महरूम कर दिया। सुनिए, जब से हम सोलजनस्तीन को अपने घर लेकर आए हैं, मुझे लगता है हमने एक बड़ा काम किया है, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। गलीना, सच तो यह है कि हमने रूस की नामूस को बचाने के लिए उन्हें अपने घर पनाह दी। ये एक इंसानी काम है, एक कौमी काम है। स्लाव, अब मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। तुम ब्रेज़नेव को खत लिखो, उनसे दरखास्त करो कि हमारे पूरे खानदान को 2 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। गलीना, क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ स्लाव, और इतनी संजीदा कि इतनी संजीदगी मैंने जिंदगी में कभी नहीं बरती। स्लाव, फर्ज करो मैं अगर बालशोई में काम करती रही, तब भी तुम्हारा अंजाम करीब है। या तो शराब में डूबकर नाली में गिरकर मर जाओगे, या फिर कोई मजबूत हुक तलाश करके फांसी पर लटक जाओगे। बराहे करम ये बताएं कि आपने ये दरखास्त किस वजह से भेजी है? देखिए,
परसों से स्लाव की तौहीन की जा रही है। अच्छा। इनके प्रोग्राम मंसूख कर दिए जाते हैं। एक अहम और बासलाहियत मौसीकार को और कितना सताया जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पहले इस बारे में हमसे बात क्यों नहीं की? मैंने खुद ब्रेजनेव को कई खतूत और तार रवाना किए। उनसे दरख्वास्त की कि वो मेरी ज़िंदगी की हिफाजत करें। जुलाई 1974 को मैं बच्चों के साथ जहाज में बैठी सोच रही थी कि ये जहाज चल क्यों नहीं रहा। जहाज में जब कोई नया मुसाफिर दाखिल होता तो मैं लरस उठती। शायद वो हमें तलाश करने आया हो और अब हमसे उतरने के लिए कहा जाएगा। बस अगर कुछ देर और यही हालत रही तो मेरा दिल बैठ जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक लम्हा गिनने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जहाज जैसे कांपने लगा। उसकी रफ्तार तेज हो गई, तेज और तेजतर, और अब वो जमीन से ऊपर उठने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर पहले मेरे बच्चों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे, लेकिन अब उनकी आंखों से खौफ और तशवीश झलक रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस आलम में देखे। सिसकियां रोकने की कोशिश करते हुए मैंने अपना चेहरा खिड़की से लगा दिया। नीचे मुझे मेरी अपनी सरजमीन दिखाई दी। मैं आसमान में ऊपर और ऊपर उड़ती चली जा रही थी। आसमान में जितना ऊपर मैं उठती जा रही हूँ, उतना ही हैरत अंगेज तौर पर आसमान का रंग सूरज की किरणों सा बदलता जा रहा है। हाँ, बदल रहा है, और अचानक उसका रंग हरे रंग की चरागाह में तब्दील हो गया, जैसे मौसमी बहार की बौछार में नहा गया। मुझे महसूस हुआ कि सफेद लिबास पहने, बालों में लाल रिबन बांधी एक छोटी सी लड़की चरागाह में दौड़ रही है। हाँ, वो नन्ही सी लड़की बस दौड़े जा रही है, और अब वो जमीन छोड़कर हवा में उड़ने लगी और हाथ फैलाकर मुझसे इल्तिजा करने लगी। गलीना, लौट आओ, गलीना, वापस लौट आओ तुम। हाँ, मैंने देखा, अरे ये छोटी लड़की मैं ही तो हूँ। हाँ, मैं ही तो हूँ ये लड़की।
ये नन्ही सी परी मैं ही हूँ। ओ मेरी सरजमी, अलविदा, अलविदा मेरी सरजमी, अलविदा। और अब वो बच्ची छोटी होती जा रही है, छोटी और छोटी, और अब वो सिर्फ एक धब्बा बन गई। वो अब आंखों से ओझल हो गई। सारी जमीन बेशक्ल बेरंग हो चुकी है और सफेद बादल पर्दे की तरह उसे चारों तरफ से ढक रहे हैं। आज मैं अपनी सरजमी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह रही हूँ। अलविदा सरजमी, अलविदा सरजमी, अलविदा। एक गीत की आप बीती। अभी आपने रूसी गुलकारा गैलिना विश्नेवोस्का की खुद नविश समाने पर मबनी जनाब दानिश इकबाल का तरतीब करदा ये ड्रामा सुना। हिस्सा लेने वाले फनकार थे सुनीता ठुकराल, दिनेश वर्मा, शर्मिला मलकानी, महेंद्र प्रसाद सिंह, राहुल दक्ष, तिलक राज, एसएम शरीफ और गीतिका उनियाल। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।